नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच जीके का पार्ट 12 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 12 में जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है और ज़्यादातर मैंने पॉलिटी का जो सेक्शन है वो इसमें जो है वो कवर किया है। पहला जो क्वेश्चन है, 1799 में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1799 में जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, इनका नाम था लॉर्ड वेलजली। देखिए, लॉर्ड वेलजली की अगर मैं कार्यकाल की बात करता हूँ तो इनका जो कार्यकाल था, क्योंकि कभी कभार इनके कार्यकाल भी पूछ लिए जाते हैं, 1798 से 1805, 1798 से 1805 इनका कार्यकाल था। अगर मैं बात करता हूँ लॉर्ड वेलजली की, एक तो इनके समय हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा क्या हुआ था, दूसरे नंबर का मराठा युद्ध। दूसरे नंबर का जो मराठा युद्ध हुआ था ये 1803 से 1805 के बीच लड़ा गया था, दूसरे नंबर का मराठा युद्ध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? ये न्यूयॉर्क में हुई थी। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। भैया क्वेश्चन ये आएगा कि कब हुई थी। देखिए, न्यूयॉर्क में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। 1875 में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी मैडम हेलेना ब्लाडवस्की के द्वारा। और इनके साथ जो है, अगर मैं बात करता हूँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसमें बाद में एनी बेसेंट भी जुड़ गई थी। एनी बेसेंट की अगर बात करता हूँ तो एनी बेसेंट जो है ये इस सोसाइटी में बाद में जुड़ गई थी। ये आयरलैंड से थी लेकिन ये भारत आई थी और भारत में ये पहली बार जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी, इनका नाम था एनी बेसेंट। और ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो ये बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ और अब पॉलिटी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिटी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री हम बहुत करते हैं, ज्योग्राफी भी करते रहते हैं, लेकिन पॉलिटी के हम कुछ ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज पॉलिटी के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन लाए जाएँ और पॉलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करवाई जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? मतलब कि हमारे संविधान में कुल जो अनुच्छेद है वो 395 है। 395 अनुच्छेदों में से जो है वो कौन सा संविधान ऐसा है जो ये बोलता है कि इंडिया, ये हमारा देश इंडिया जो है, भारत एक देश है। देखिए, तो ये बोलता है अनुच्छेद नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 जो है वो इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 1 की, तो आर्टिकल 1 में जो है एग्जैक्टली अगर बात करूँ तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन जो है बताया गया है। और आर्टिकल तो बहुत सारे हैं। आर्टिकल जैसे एक है वो यूटी के बारे में, आर्टिकल पार्ट, अगर मैं पार्ट की बात करता हूँ तो कुछ पार्ट भी पेपर में पूछ ले जाते हैं। आर्टिकल तो बहुत सारे हैं लेकिन पार्ट की आज बात कर लेते हैं। जैसे भाग एक में जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकारों की अगर मैं बात करता हूँ तो अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। इनको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को। देखिए, पार्ट 4 में क्या बताया गया है, तो अगर मैं पार्ट 4 की बात करता हूँ तो पार्ट 4 में दिया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमने वो कहाँ से लिया है? ये भाग 4 में इसका बात की गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और ये जो आती है ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ, एक तो है भाग 4, एक है भाग 4 का ए। तो भाग 4 का ए या पार्ट 4 का जो ए है, इसमें बात की गई है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भैया? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 5 बात करता है यूनियन गवर्नमेंट की। पार्ट 5 बात करता है यूनियन गवर्नमेंट की। पार्ट 9 पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पार्ट 9 जो बात करता है, पार्ट 9 बात करता है पंचायतों की बात करता है और इलेक्शन की बात करता है, पार्ट 15। और पार्ट 18 जो बात करता है वो करता है इमरजेंसी की, जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। पार्ट 15 बात करता है किसकी? इलेक्शन की। लिख लेना है भाई, ये चुनाव से संबंधित कौन सा भाग जो बात करता है, भाग 15। भाग 18 बात करता है आपातकाल की, इमरजेंसी की। और भाग 20 जो बात करता है वो बात करता है किसकी? संशोधन की। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपके बीच डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आप पेपर में जाने से भूलेंगे नहीं। आपने सारे के सारे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो
विच ऑफ द फॉलोइंग ए पॉलिटिकल राइट। तो इसमें जो एक राजनीतिक जो अधिकार है वह चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है यह एक राजनीतिक अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, विधि के समक्ष ये मौलिक अधिकार है। ये भी क्या है, ये सारे के सारे जो है ये मौलिक अधिकार, लेकिन जो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है यह एक राजनीतिक अधिकार है। अब कुछ एक क्वेश्चन, एक स्लाइड जो है एचपी की आ गई थी, इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि एचपी जीके भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? देखिए पहले भी मैं 100 बार आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता चुका हूँ, लेकिन फिर आज बता रहा हूँ कि कुक्ति जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंबा में स्थित है। चंबा में कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य चंबा से पेपर में पूछे जाते हैं। एक हो गया कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चंबा में है। कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। सेचतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। गैमगुल स्यावेही चंबा में है और तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चंबा में। अब कुल्लू में कौन कौन सी है? कुल्लू में है काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंज वन्यजीव अभयारण्य और खोखन वन्यजीव अभयारण्य। कुल्लू के कौन कौन से? काइस, कमर, सेंज और खोखन। कुल्लू के आप याद रखेंगे। मंडी बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। मंडी में है, मंडी में जो है मंडी में है बांदली वन्यजीव अभयारण्य, नागरू वन्यजीव अभयारण्य और शिकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और शिकारी देवी जी का माता का जो मंदिर है, वो चोटी है, वो भी कहाँ पे? मंडी में ही स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। तो बांदली पुलिस में भी आया था, नागरू भी बहुत बार पूछा जा चुका है और शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब शिमला भी ऑप्शन में दिया है तो शिमला भी कर लेते हैं। शिमला में है तालरा वन्यजीव अभयारण्य, दरान घाटी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे? दरान घाटी और तालरा, ये दोनों के दोनों शिमला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़। अब अगला क्वेश्चन भी बड़ा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बार मैं आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ कि बूढ़ा नृत्य मुख्यतः किया जाता है। बूढ़ा कहाँ पे किया जाता है? सिरमौर में। याद रखना, जो बूढ़ा जो है, बूढ़ा सिरमौर में जो हमारे जो नाना वगैरह होता है उनको भी बूढ़ा बोलते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा बूढ़ा बूढ़ी प्यार से बोलते हैं, नानी को बूढ़ी बोल देते हैं और जो नाना होते हैं उनको बूढ़ा बोल देते हैं। तो बूढ़ा जो है वो कहाँ पे होता है? सिरमौर से। और आपने याद रखना है, जो हमारे भी सर जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं भी भाई सिरमौर से हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ बूढ़ा नृत्य की, तो बूढ़ा नृत्य जो है वो कहाँ पे होता है? ये सिरमौर में होता है। और इसके अलावा रासा हो गया, बिरसू हो गया, झूरी हो गया, ये सारे के सारे नृत्य हो गए। ये रासा तो है शिमला सिरमौर दोनों में होता है, बिरसू भी है, झूरी भी जो ये सिरमौर में होती है। अब बात करते हैं चंबा की। चंबा में है डांगी और ढेपक। चंबा में कौन से? ढांगी और ढेपक। और झांझर बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है झांझर। झांझर कहाँ पे होता है भैया? झांझर चंबा में होता है। डांगी ढेपक भी कहाँ पे होता है? चंबा में होता है। लाहौल स्पीति में कौन सा होता है? सांद और साबू। सांद और साबू कहाँ पे होता है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के सांद और साबू आपने भूलने नहीं है क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। किन्नौर में अगर बात करता हूँ मैं, तो किन्नौर में एक छम्म नृत्य होता है जिसको राक्षस नृत्य बोलते हैं। क्या नाम है उसका? छम्म नृत्य, जिसका नाम राक्षस नृत्य है। कयांग नृत्य किन्नौर में होता है, वाक्यांग किन्नौर में होता है, वयांगछू किन्नौर में होता है और छम्म नृत्य तो किन्नौर में होता ही होता है। तो ये सारे किन्नौर के डांस थे। कुल्लू की कथड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कथड़ी भूलनी नहीं है आपने कुल्लू की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर अब पॉलिटी के क्वेश्चन में वापस आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस साल हुआ था? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री है, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1889। देखिए 14 नवंबर 1889 एग्जैक्टली मैं पूरी डेट आपको बता रहा हूँ। 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी का। कहाँ पे हुआ था क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज, जिसका इलाहाबाद में, जिसको आज की डेट में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वही प्रयागराज जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम भी होता है, ये भी आपने याद रखना है। यमुना नदी जो है गंगा में मिलती है और यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। देखिए प्रयागराज में 1889 में जन्म हुआ था किसका? जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1889। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1964। देखिए अगर मैं बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू की, इम्पोर्टेंट क्या इनसे बन जाता है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्लस जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1929। वहाँ पे इन्होंने जो है वो अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इनके द्वारा नारे भी दिए गए थे, आराम हराम है। आराम हराम है नारा भी किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और एक नारा इन्होंने और दिया था, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। कौन सा नारा दिया था? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। और संविधान सभा के ये सदस्य भी रहे थे और संघीय सभा जो हुई थी उसके अध्यक्ष रहे थे। और
उद्देश्य प्रस्ताव भी जो है वो इनके द्वारा जो है संविधान सभा में पारित किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 को। तो दोनों ही बातें याद रखनी है, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे नारे दिए थे। अब अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन है कि ओम्बड्समैन का भारतीय मॉडल है। जो ओम्बड्समैन थे इनका जो भारतीय मॉडल था वो क्या था? तो ओम्बड्समैन थे इनका जो भारतीय मॉडल था ये था लोकपाल। लोकपाल इनका भारतीय मॉडल था। देखिए दोनों ही बातें हम बात करते हैं, एक होता है लोकपाल, एक होता है लोकायुक्त। देखिए दोस्तों इसके लिए एक कमेटी थी ARC हम जिसको बोलते हैं। ARC का जो पूरा नाम है आप भी नोट कर ले, ये लाई थी किसके लिए? लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, जिसका पूरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसके लिए बैठा था एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसके तहत ही भारत में जो है वो स्पेशल बॉडियाँ बनाई गई। एक का नाम था लोकपाल और दूसरे का नाम था लोकायुक्त। देखिए लोकपाल जो होता है ये पूरे देश में होता है और इसको जो अपॉइंट किया जाता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जबकि मैं बात करता हूँ लोका आयुक्त की। लोका आयुक्त आपने हिमाचल में भी सुना होगा कि हिमाचल के लोग पहले लोका आयुक्त कौन थे, बहुत ही क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए लोका आयुक्त जो होते हैं, लोका आयुक्त जो होता है ये स्टेट में होता है और इसकी जो अपॉइंट करता है वो गवर्नर इसको करता है, ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोका आयुक्त थे ना इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था TVR टाटाचारी। तो दोनों बातें याद रखनी है। लोकपाल होते हैं राज्य में, लोकपाल होते हैं देश में और लोकायुक्त होते हैं राज्य में। दोनों ही बातें याद रखेंगे, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ओम्बड्समैन का भारतीय मॉडल क्या था? लोकपाल था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जो लोकसभा में जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना उसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन ये आता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है ये है GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा स्पीकर है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले लोकसभा स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ओम बिरला, दूसरे बार ये बने हैं, लगातार दूसरे बार जो है बने। अब अगर लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर है, अगर इसको क्या करना हो, त्यागपत्र देना हो तो किसको देगा? डिप्यूटी स्पीकर को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और अगर उपाध्यक्ष को भी देना हो तो ये देता है किसको? स्पीकर को। तो ये आपस में जो है जब इनका कार्यकाल पूरा होता है तो आपस में क्या देते हैं? ये त्यागपत्र देते हैं। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि जो लोकसभा में जो है राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों बातें याद रखनी है कि एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। अब इसकी जब दोनों की इकट्ठी बैठक बुलानी होगी तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त बैठक, लेकिन इस जॉइंट सेशन को बुलाएगा तो राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता भी कौन करेगा इसकी? लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। बुलाया राष्ट्रपति ने लेकिन अध्यक्षता किसने की? स्पीकर ने। दोनों ही बातें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के संरक्षक कौन है? भारत की जो संविधान है ना इसका जो संरक्षक है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत के संविधान का संरक्षक। अगर आपके संविधान का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसका जो संरक्षण के लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में होते हैं जी जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके साथ जो है न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 33+1 34 जज जो है बिठाए जाते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनको जो शपथ दिलाते हैं, अपॉइंट जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति को देखिए ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI दिलाता है। आपस में इनका जो कार्यकाल होता है, जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका कार्यकाल होता है 65 साल या 6 वर्ष। या तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होगा या ये 65 साल के हो जाएंगे तो भी ये रिटायर हो जाएंगे। देखिए आपने ये भी याद रखना है। और जितने भी जज होंगे, चाहे मुख्य न्यायाधीश होगा चाहे बाकी जज होंगे, इनको सभी को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएगा भैया, ये भी आपने याद रखना है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र है वो किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 124 में, भारत के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भैया किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेपर में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। और ये शपथ दोनों की याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिलाता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
अगला क्वेश्चन है और बड़े लेवल का है, अशोक महान की मृत्यु कब हुई? आपने इसके बारे में कलिंग का युद्ध तो मेरे से बहुत ज़्यादा सुन लिया कि 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, 269 में इसका राज्य अभिषेक हुआ था और 261 में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग के युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने सांची का स्तूप बनवाया और सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, मध्य प्रदेश में स्थित है और बेतवा नदी के पास है। लेकिन ये आपने बहुत कम सुना होगा कि इसकी मृत्यु कब हुई। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 232 बीसी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहली बार मैं अपने चैनल में बता रहा हूँ या दूसरी बार कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 232 बीसी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन मामलों में सलाह देने के लिए बाध्य है जिन पर उसे उसकी सलाह मांगी गई है? तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आपने आर्टिकल 74 पढ़ा होगा, आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 74 में यह बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर एड एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि ये बोलता है कि भाई जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनको जो है राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ेगी, एडवाइजरी देनी पड़ेगी। ये किस आर्टिकल में बोला है? आर्टिकल 74। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? हाँ भाई, कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को जो है वो उन मामलों में सलाह देने के लिए वो बाध्य होगा। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो राष्ट्रपति को जो चुनने का जो प्रोसेस है, अब सलाह तो देनी पड़ती है लेकिन चुनने का प्रोसेस क्या है? चुनने का जो प्रोसेस है राष्ट्रपति जी का, एक तो राज्यसभा, दूसरे लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी चुने गए सदस्य हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, ये सिर्फ वोट नहीं करेंगे। राज्यसभा में चुने गए सदस्य, लोकसभा में चुने गए सदस्य, प्लस विधानसभा लेजिस्लेटिव या विधानसभा में चुने गए सदस्य जो है, और दिल्ली और पुडुचेरी तीनों याद रखने, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य याद रखना। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे विधानसभाएं है। वहाँ के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डालेंगे और ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपने ये भी याद रखना है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो क्या क्या पावर है। देखिए, ये एक तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है भारत के। दूसरी बात, ये भारत में जो इमरजेंसी भी लगा सकता है। इमरजेंसी 3 प्रकार की है। इमरजेंसी जो होती है आर्टिकल 360 में होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जो होती है ये बात करता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की जो बात करते हैं आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। तो सारी की सारी इमरजेंसी है जो कि राष्ट्रपति लगा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ और डैश की अनुशंसा पर केंद्रीय राज्य वित्तीय वितरण किया जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री की अनुशंसा पर केंद्रीय राज्य वित्तीय वितरण किया जाता है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो बजट है और उसको जो है किस प्रकार जो है वो कौन वितरण कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है वित्त मंत्री। और भारत के वर्तमान में जो वित्त मंत्री है इनका नाम है निर्मला सीतारमण। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ वित्त आयोग की, वित्त आयोग का जो जिक्र है बहुत बार पेपर में पूछा गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में जो है वो वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। अगर बात करते हैं कि अब जो है यहाँ पे नीति आयोग ऑप्शन में दिया है। नीति आयोग कब बना था? तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। तो पहले नाम था इसका योजना आयोग और अब बन गया नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग की अगर मैं बात करता हूँ, इसके जो अध्यक्ष होते वो थे प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये भी आपने याद रखना है। और सरकारिया कमीशन यहाँ पे दिया है। सरकारिया कमीशन, वित्त आयोग हमने देख लिया आर्टिकल 280 में। और सरकारिया कमीशन होता है, इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1983 में सरकारिया कमीशन की स्थापना की गई थी, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बड़े लेवल का है, सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्र अधिकार में शामिल नहीं है। देखिए, आपको सीधे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार में शामिल क्या नहीं है।
तो इनके इसमें जो शामिल नहीं है तो यह है पूर्व संवैधानिक संधियों और समझौतों के कारण उभरे विवाद। देखिए डिस्प्यूट जो है वो इनके इसमें जो है एरिया में जो है क्षेत्र अधिकार में जो है वो शामिल नहीं होंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कब की गई थी? ये की गई थी 1950 में। संप्रभु संसद इसका योगदान है। जो संप्रभु जो संसद है वो इंग्लैंड का योगदान। देखिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था शाम को, तो मैं अब बड़ी वीडियो आपके बीच ला रहा हूँ। तो ये वीडियो 25-30 मिनट की हो सकती है, पूरी देखनी है। आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा जितना आप एसएस पढ़ोगे, पॉलिटी हो गया, इसमें सोशल स्टडीज़ ये है भाई। ये आप इसको जितने सोशल साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो संप्रभु इसका योगदान है, तो ये इंग्लैंड का योगदान है। संप्रभु होता क्या है? अब भारत में संप्रभु संसद है, और संप्रभु हमने कहाँ से लिया है? जो सोवेरियन जो है, ये सोवेरियन जो पार्लियामेंट है, ये भारत में भी सोवेरियन पार्लियामेंट है। और ये संप्रभु शब्द का मतलब क्या है? ऐसी संसद जिस पर बाहर का कोई भी प्रभाव नहीं है। तो इंडिया एक सोवेरियन कंट्री है, और इंडिया की जो संसद है वो सोवेरियन संसद है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सोवेरियन संसद का मतलब ये होता है, संप्रभु संसद का मतलब भी ये होता है। अब यूएसए यहाँ पे ऑप्शन भी है, यूएसए की भी बात कर लेते हैं भाई। यूएसए की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएसए से हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स लिए थे। प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आर्टिकल 61 में जो है फंडामेंटल राइट 12 से 35, ये भी हमने यूएसए से लिए है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट को, जज को कैसे हटाया जा सकता है, रिमूवल जो है, ये भी कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से ही लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी कहाँ से लिए? वो हमने कनाडा से लिए। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। निम्न में से कौन सी मध्य भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? तो कौन सी भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आएगी? तो समवर्ती सूची की अगर मैं बात करता हूँ, कंक्रीट लिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो आएगी वो आएगी श्रम यूनियन। देखिए श्रम यूनियन जो है वो इसमें आएगी। देखिए ये जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कंक्रीट लिस्ट होती है। देखिए जो हमारी कंक्रीट लिस्ट होती है ना, उस पे क्या क्या आता है? कंक्रीट लिस्ट को, जिसको हम शायद समवर्ती सूची बोलेंगे, समवर्ती सूची में एक तो शिक्षा आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा आ जाएगी, लेबर आ जाएगी, आपका फॉरेस्ट आ जाएगा, क्रिमिनल लॉ आ जाएगा, डिवोर्स आ जाएगा, मैरिज आ जाएगा। ये सभी जो है वो किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। और किस शेड्यूल की ये बात करता है? तो 7th शेड्यूल की ये बात करता है, 7th शेड्यूल की बात करता है ये सूची। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? मान लो कि भारत एक देश है और इसमें नए राज्य जो है जोड़ना है, तो ये इसकी जो स्वीकृति कौन देगा? तो ये संसद के द्वारा दी जाएगी। संसद इसकी स्वीकृति देगा। ये आर्टिकल जो है, ये संसद का जो जिक्र है वो आर्टिकल 79 में किया गया है। देखिए संसद ही करता है कि नए राज्य को बनाना है, और आर्टिकल 2 में ये बात की गई है। आर्टिकल 2 में ये बोला गया है कि संसद जो है वो नए राज्य बना सकता है, और कोई भी नया स्टेट की स्थापना कर सकता है। कौन? संसद। ये आर्टिकल 2 में बोला है। अब आर्टिकल 3 में बोला है कि नए स्टेट पार्लियामेंट बना सकती है, और नया स्टेट भी पार्लियामेंट बना सकती है, आर्टिकल 3 में और बोला है। आर्टिकल 3 और 2 इसकी बात करता है। अगले, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित जिले में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। तो चंबा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक अभिलेख है। ब्रोंज आर्ट यहाँ से मिली थी, और ब्रोंज आर्ट जो मिली थी ये राजा मेरू बर्मन के समय मिली थी। चंबा पेंटिंग आपने सुना होगा। चंबा पेंटिंग जो है वो राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी। अब चंबा में कुछ मंदिर भी है। चंबा में है जैसे लक्षणा देवी का मंदिर। लक्षणा देवी का मंदिर जो है ये चंबा में पेंट रूप आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। राजा मेरू वर्मन के द्वारा लक्षणा देवी मंदिर बनाया गया था। एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये 6 मंदिरों का समूह है, और इस मंदिर को राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया था। एक है शक्ति देवी मंदिर जो कि छतराड़ी में स्थित है। इसको छतराड़ी देवी माता के मंदिर से भी जाना जाता है। और एक है मणिमेश मंदिर जिसको राजा मेरू के द्वारा ही बनाया गया था, ये नगाड़ा शैली में है। गणेश मंदिर भी यहीं पे है जो कि पिरामिड आर्किटेक्ट शैली में है, इसको भी राजा मेरू के द्वारा ही बनाया गया था। और 84 मंदिरों की भूमि भरमौर में स्थित है, ये भी चंबा को ही कहा जाता है। तो बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। कुल्लू में जैसे श्रीखंड महादेव का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। बिजली महादेव मंदिर है, हिडिंबा देवी का मंदिर है,
बहुत सारे मंदिर है कुल्लू में। शिमला में जो तारा देवी माता का मंदिर है, संकट मोचन है। बहुत सारे मंदिर है जो कि कांगड़ा में स्थित है। सॉरी, कांगड़ा में ज्वालामुखी माता का मंदिर है, तो कांगड़ा में तो यही है। और शिमला में अगर बात करता हूँ मैं, शिमला में तो तारा देवी है, संकट मोचन है, जाखू जी का मंदिर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश ने कितने कांस्य पदक जीते? देखिए, कांस्य पदक जो जीते थे हिमाचल ने, वो 8 जीते थे। 8 कांस्य पदक जो है जीते थे हिमाचल ने। देखिए 2024 में जो इस गेम जो हुई थी, ये इसको जो होस्ट किया था, ये क्या था? तमिलनाडु। क्वेश्चन आ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुई थी? भैया तमिलनाडु में हुई थी। देखिए तमिलनाडु में हुई थी। और सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा जीते महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जीते 158 पदक, जिसमें 57 तो गोल्ड थे। याद रखना है, महाराष्ट्र ने 158 पदक टॉप पे रहा था। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा था। तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा था। और हिमाचल ने जो टोटल जीते थे, 1 गोल्ड जीता था, 8 सिल्वर जीते थे और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। याद रखना है कितने टोटल जीते थे? 1, 8, 5। 8 सिल्वर के थे, 5 कांसे के थे और 1 गोल्ड का था। टोटल जो जीते थे वो 14 मेडल जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल प्रदेश ने। तो आज के लिए इतना ही। और जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, साइकोलॉजी के नोट्स जिसने भी यहाँ तक देखा है, उसको मैं साइकोलॉजी के नोट्स में आज के लिए सिर्फ ऑफर है 20% ऑफ कर रहा हूँ। 2 दिन में आप ये नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। 10 तारीख तक ही मैं ये नोट्स दे रहा हूँ आपको। सॉरी 11 तक दूंगा, क्योंकि 2 दिन का इसमें समय है। मैं 12 तारीख को बिल्कुल आपको ये नोट्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। 11 तारीख को ही मैं आपको ये नोट्स दे पाऊंगा। तो ये मेरा नंबर है 7876145409। जो भी साइकोलॉजी के नोट्स 20% डिस्काउंट के साथ लेगा, उसको जो है मैं एक नई चीज़ दे रहा हूँ, जीके के नोट्स, बहुत सारे जीके के नोट्स फ्री में दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय हिमाचल।